नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली दरबार में आजकल एक सवाल दबी जुबान में पूछा जा रहा है कि क्या मोदी सरकार और आरएसएस के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। यानी साफ लफ्ज़ों में कहें तो प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत में रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। और अगर मैं कहूं कि ये सवाल सिर्फ आरएसएस और मोदी गवर्नमेंट का ही नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मोदी और अमित शाह, ये जो गुजरात लॉबी है, इसके रिश्ते क्या कई सरकार के मंत्रियों से, बड़े ओहदेदारों से तल्ख होते जा रहे हैं। और क्या ये जो गुजरात लॉबी है, जिसका काम करने का तरीका अजीबोगरीब है, या यूं कहें जिसने मुट्ठी में देश की पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को हाथ में कर लिया, इसको लेकर चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो भाजपा का संगठन हो, भीतर ही भीतर लोगों में और बड़े लोगों में आजकल घुटन दिख रही है। अब अगर गुजरात लॉबी को लेकर हर मोर्चे पर भीतर ही भीतर विरोध है, तो इसका असर दोस्तों 2024 के फाइनल में क्या पड़ने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गुजरात लॉबी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर अंदरूनी खींचतान है, 36 का आंकड़ा है, शीत युद्ध है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर, इतने बड़े मौके को लेकर विपक्ष क्या सोच रहा है, क्या करने चाह रहा है, या फिर उसे क्या करना चाहिए। और इसलिए आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक हालात, 2024 का फाइनल, मोदी और शाह का काम करने का जो तरीका है, उसको लेकर आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और अगर आप मोदी सरकार की दुखती रग के अंदर उतरना चाहते हैं, जी हाँ, मोदी सरकार की दुखती रग के अंदर उतरना चाहते हैं, तो ये वीडियो मिस मत करिएगा, आखिर तक देखिएगा। बहुत चौंकाने वाले तथ्य बड़ी हिम्मत से आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम आरएसएस और मोदी सरकार के बीच दूरियों की बात करें, पहले बात कर लेते हैं गवर्नेंस की, देश की सरकार की बात कर लेते हैं। उसके हालात क्या हैं, भीतर के हालात क्या हैं, और क्या जो मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, जो गुजरात मॉडल है, सो कॉल्ड गुजरात मॉडल, और उसका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, क्या उसका इम्पैक्ट, एक एडवर्स इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे पड़ रहा है, मंत्रिमंडल पे पड़ रहा है। क्या जो खास लोग हैं मोदी जी के या शाह साहब के, उन पर ये दोनों मेहरबान हैं, गुजरात लॉबी मेहरबान है, और जो मेरिट पर हैं लेकिन खास नहीं हैं, उनको किसी न किसी मोड़ पर किनारे किया जा रहा है। क्या वाकई मित्रवाद, पक्षवाद हावी है और मेरिट कहीं पीछे छूट गई है। अब चूंकि मोदी सरकार की बात चली है, गवर्नेंस की बात चली है, तो गवर्नेंस के साथ कॉरपोरेट भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि वैसे भी गुजरात लॉबी गवर्नेंस में और कॉरपोरेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करती। तो ये ग्राफिक्स आप देखें और चीज़ों को हम आसानी से समझते हैं। बीच में मोदी और शाह हैं और ऊपर अडानी और अंबानी, 2+2 न्यू इंडिया, जो राहुल गांधी जी का नारा है और आज की तारीख में विपक्ष भी कह रहा है। तो एक तरफ अडानी अंबानी हैं जो कॉरपोरेट को आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट में कुछ चंद आप कह सकते हैं खास लोग हैं जो मोदी जी की सरकार में जिनकी कोई महत्व है। जैसे मिसाल के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान हैं, स्मृति ईरानी हैं, पीयूष गोयल हैं, अनुराग ठाकुर हैं, ऑफ कोर्स निर्मला सीतारमन हैं, और चंद ब्यूरोक्रेट जो रिटायर्ड हैं मोदी जी के खास, जैसे हरदीप सिंह पुरी, आर के सिंह, जयशंकर और तमाम लोग। ये एक सेलेक्ट कोटरी है, और ये सेलेक्ट कोटरी पर गुजरात लॉबी मेहरबान है। लेकिन कुछ और भी मंत्री हैं जिनका कद बड़ा है, जिनकी अपनी फॉलोइंग है, जैसे
गडकरी जी को ले लीजिए, राजनाथ सिंह को ले लीजिए, मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए। अपनी एक फॉलोइंग है, अपना एक आप कह सकते हैं एक वजूद है। और ऐसे लोग, इनको ना बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड में जगह दी जा रही है, जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, शिवराज सिंह को ड्रॉप कर दिया। इस पर मैं तफसील से आऊँगा। एक बार कॉरपोरेट की झलक भी देख लेते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। अगर आपको क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में या अडानी अंबानी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं और माइक्रो लेवल तक जा सकते हैं। मेरा यहाँ सिर्फ ये कहना है कि कॉरपोरेट की एक लॉबी पर पूरी तरह से सरकार मेहरबान दिखती है, और इसीलिए 8 साल में लोग दुनिया के नंबर 3 रईस व्यक्ति बन गए, हिंदुस्तान के सबसे अमीर बन गए। $5 अरब से 137 अरब कमाई हो गई, जिस वक्त मंदी का दौर हिंदुस्तान में चल रहा था। इसका असर क्या? इसका असर ये है कि जो रेस्ट ऑफ द कॉरपोरेट है वो खुश नहीं दिखता है, और देश का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं। और हर्ष गोयनका, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा हर्ष गोयनका साहब का। हर्ष गोयनका साहब RPG गोयनका ग्रुप के हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, और इन्होंने अपने ट्विटर पे बड़ी हिम्मत के साथ अडानी अंबानी की तो वोटिंग ही करा दी। तो मुझे लगता है कि इस ट्वीट से आप समझ जाइए कि बाकी कॉरपोरेट का इस देश में क्या हाल है। अब दोस्तों, गवर्नेंस की बात हो गई, कॉरपोरेट की बात हो गई, RSS पर तो मैं आ ही रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन पे भी मैं आ रहा हूँ। कुछ इस सिस्टम का, मोदी जी का जो सिस्टम है, सिस्टम मोदी, इसमें कुछ और धड़े भी देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जुडिशरी हो गया, मीडिया हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया। और यहाँ भी आप देखेंगे वही पैटर्न है। चंद लोग, कोटरी का मतलब किचन कैबिनेट, अपने खास लोग, अपना गुट आप कह लीजिए। तो यहाँ भी सिलेक्ट कोटरी है, और पूरा स्प्लिट आपको दिखेगा कि आप सरकार में जाएंगे, 10 IAS से बात करेंगे तो आपको 6 IAS नाराज़ दिख सकते हैं। इसी तरह से जुडिशरी में आप देख ही रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा जानना नहीं चाह रहा हूँ। ऐसे जज हैं जो MP बना दिए गए, और कुछ जज ऐसे हैं जिनके साथ क्या हुआ। तो जुडिशरी में भी एक स्प्लिट दिखता है ऊपर ही ऊपर। और मीडिया का तो बोलेंगे, चंद लोग हैं, कुछ एंकर हैं, कुछ मालिक हैं जो उनके खास हैं, और उन्हीं पर ये लोग मेहरबान हैं। बाकी के चाहे बड़े बड़े चैनल जो देश के हैं, जो आम पत्रकार है, वो खुश नहीं है, कंटेंट नहीं है। तो यहाँ भी एक स्प्लिट है, कोटरी वर्सेस रेस्ट। और आप देखेंगे कोटरी की संख्या बहुत छोटी है, जबकि रेस्ट बहुत बड़ा है। और विपक्ष को इसी चीज़ को समझना होगा कि जो चंद लोग हैं जो इनके साथ हैं, बहुत कम तादाद में हैं, और बाकी जो हैं कहीं ना कहीं नाराज हैं। कोटरी वर्सेस रेस्ट, कोटरी स्मॉल, रेस्ट बिग। हम दोस्तों बात RSS की भी कर लेते हैं। RSS और BJP यानी मोदी जी और भागवत जी की भी बात कर लेते हैं, और उस पर मैं बहुत कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं ना कहीं RSS और सरकार के संबंधों को, BJP गवर्नमेंट और RSS, इनके रिश्तों को समझना है, तो इनके जो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी होते हैं, हर बार कोई ना कोई एक बड़ा सीनियर लीडर वो संपर्क सूत्र का काम करता है। जैसे अटल जी के टाइम पे जो RSS के संपर्क सूत्र थे वो मदन दास देवी साहब थे। आप कह सकते हैं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, यानी RSS में अगर इनकी पोजीशन देखी जाए तो नंबर 3 की, RSS चीफ और जनरल सेक्रेटरी के बाद नंबर 3 आप कह सकते हैं, मदन दास देवी थे। और उस वक्त मैं पार्लियामेंट कवर करता था, सरकार कवर करता था, तो मैं देखता था अक्सर मदन दास देवी कभी अडवाणी के पास जा रहे हैं, कभी वो जसवंत सिंह के पास जा रहे हैं, कभी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा रहे हैं। बड़ी उनकी तूती बोलती थी उस वक्त मदन दास देवी की, और सच मायने में मैं कहूँ कि भाजपा डरती थी कि आज मदन दास देवी आ रहे। दरअसल सरकार किस तरह से काम कर रही है, संघ की क्या अपेक्षाएं हैं, इसी में ये संपर्क सूत्र काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। उस वक्त थे मदन दास देवी। अब जब 2014 के बाद मोदी सरकार आई तो कुछ पीरियड के लिए सुरेश सोनी थे, लेकिन कृष्ण गोपाल दिल्ली से ही जुड़े हैं, और कृष्ण गोपाल भी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी थे, नंबर 3 पोजीशन थी। मोहन भागवत RSS चीफ थे। तो मोहन भागवत को कुछ भी कहलाना है, कुछ भी अपेक्षाएं हैं उनकी, चाहे पॉलिसी मैटर हो कोई, कृष्ण गोपाल ही इंटरएक्शन थे। कृष्ण गोपाल की धीरे धीरे दूरियां अमित शाह और मोदी से कम होती गई, और बाद में वो बेचारे आप कह सकते हैं कि राजनाथ जी के यहाँ बैठने लगे। और एक
अब लोग कहते हैं ऐसा, एक समय ऐसा भी आया जब कृष्ण गोपाल को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि कृष्ण गोपाल योगी आदित्यनाथ को बचाने में लगे थे। जब योगी आदित्यनाथ को पिछले साल हटाया जा रहा था, पंचायत चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई थी प्रत्यक्ष वोटिंग में, और जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप था यूपी में, उस वक्त अमित शाह अपना एक कांटा निकालना चाहते थे। कृष्ण गोपाल बीच में आ गए, कृष्ण गोपाल ही चले गए, उन्हीं को निपटा दिया गया। उसके बाद अरुण कुमार आए। अरुण कुमार भी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं और लोग कहते हैं काफ़ी लो प्रोफाइल ये आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं। अब ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि अरुण कुमार जब से आए हैं, इनकी शायद, ऐसा कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है कि इनकी मोदी जी से कभी मुलाकात हुई हो या बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। तो कुल मिलाकर अगर आप दूरियां देखना चाहते हैं तो जो संपर्क सूत्र हैं, जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, जो पुल का काम कर रहे हैं संघ और प्राइम मिनिस्टर में या संघ और बीजेपी में, गवर्नमेंट में, वही हाशिए पर हैं। और मुझे लगता है कि संघ का हाल क्या है, आलम क्या है, मेरे मित्र हैं और मेरे वरिष्ठ हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी, इनका पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा हाल तो ये है कि बीजेपी के प्रमुख जहां जिनके घर जाते हैं, अगर किसी उद्योगपति के यहाँ चले गए तो अगले दिन छापा पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर देने की बात हो रही है आरएसएस को। सुनिए पहले प्रसून जी क्या कह रहे हैं। घबराहट विपक्षी नेताओं में है उस ईडी और छापे को लेकर, अलग अलग एजेंसियों के छापे, वो इनकम टैक्स का भी हो सकता है, उसको लेकर आरएसएस के भीतर भी हलकंप है कि जो भी आरएसएस के करीब का उद्योगपति है उसके दरवाजे पर छापा मार क्यों पहुंच जाते हैं। अब पुण्य प्रसून वाजपेयी बड़े सीनियर एंकर रहे, देश के जाने माने पत्रकार हैं, और अगर वो ऐसा कह रहे हैं और अगर ये बातें सच हैं तो वाकई मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाह रहा था, दूरियां, कहीं ना कहीं आप भी मुतमईन हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको भी अब मेरी बातों में थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा होगा। और अब मुझे लगता है कहानी के असली पहलू पर हम आते हैं। जी हाँ, द रियल क्वेश्चन। अब दोस्तों एक बात तो बिल्कुल साफ है कि गुजरात लॉबी को आप जितना भी प्रचंड शक्तिमान कहिए, जितना भी आप पावरफुल बता दीजिए, हकीकत यह है कि अंदर ही अंदर मामला गड़बड़ है। चंद लोग हैं जिनके हाथ में ताकत है और चंद ऐसे लोग हैं जिन पर ये जो दोनों लोग हैं मेहरबान हैं, लेकिन जो बाकी हैं, चाहे आप उनको समर्थक कहिए, भक्त कहिए, फॉलोअर कहिए, या मजबूरी में वो लोग हैं जो रोटी पानी के लिए इनके साथ हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर से खुश नहीं है इनके काम करने के तरीके से। हो सकता है कुछ लोग अहंकार की वजह से हो, एरोगेंस की वजह से हो, लेकिन एक चीज़ साफ है कि जो ऊपर से दिख रहा है अंदर से बहुत कुछ उसमें धड़क रहा है। सवाल वही है कि अब विपक्ष 2024 से पहले इस सिचुएशन को कैसे टैकल करे। क्या ये जो गुजरात लॉबी है जिसने सारा सिस्टम अपने हाथ में ले रखा है, लड़ाई सीधे उससे लड़नी चाहिए, या फिर गुजरात लॉबी के साथ साथ पूरा जो बीजेपी का इकोसिस्टम है जिसमें सभी लोग आ गए, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, जिसमें नितिन गडकरी भी हैं, जिसमें काडर भी है, जिसमें वरुण गांधी भी हैं, जिसमें मेनका गांधी भी हैं, जिसमें योगी, सबसे लड़ें या फिर उनसे लड़ें जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है। किससे लड़ें? या ये जो भीतर की जो खींचतान है इसको एक्सप्लॉइट करें, जो जयप्रकाश नारायण ने, जेपी ने किया 70 के दशक में इंदिरा गांधी को लेकर, या उससे पहले जो बड़ी बड़ी जंग लड़ी गई, और या आप कहें 2014 में जिस तरह से मोदी ने अन्ना आंदोलन को हाईजैक करके भ्रष्टाचार की आड़ में मनमोहन सरकार का सुपड़ा साफ किया। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मिसाल के तौर पर अब राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। राहुल गांधी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ और आप भी मानते होंगे कि बीजेपी को अगर नेशनल लेवल पे कोई चैलेंज कर सकता है, अगर कोई चैलेंज कर सकता है एक पार्टी, तो वो कांग्रेस है, जिसके फुटप्रिंट्स पूरे इंडिया में। तो एक बार राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। अब दोस्तों चाहे वो संसद हो या सड़क हो, राहुल गांधी लगातार और बार बार 2+2 यानी हम दो हमारे दो, यानी मोदी जी, अमित शाह और अडानी अंबानी, इन पर टारगेट करते हैं।
और जब टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो गुजरात लॉबी है उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक बेचैनी सी होने लगती है, एक खलबली सी मचती, क्योंकि दुखती रग राहुल गांधी पकड़ लेते हैं। और मैंने इसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी है, अडानी, अंबानी और मोदी और शाह। लेकिन इस तस्वीर से अलग हटकर अगर आप सिचुएशन देखेंगे बीजेपी की, जो अपने को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, तो अगर आप देखें सीनियर लीडर्स हैं जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है, जैसे अडवाणी हैं, जोशी हैं, सुमित्रा महाजन हैं, अरुण शौरी बहुत हैं, शांता कुमार जैसे, कुछ तो छोड़ के चले गए, शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा। इन लोगों का जिस तरह से इनको निग्लेक्ट किया गया, हाशिए पे रखा गया, उसको बीजेपी की काडर ने दिल से नहीं लिया। आज तक अडवाणी को लेकर, जोशी को लेकर कसक है अगर आप काडर से बात करेंगे, इवन संघ से बात करेंगे, लेकिन साइडलाइन है तो साइडलाइन है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से मार्गदर्शक मंडल नहीं, एक कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज गोदाम में इन लोगों को कहीं ना कहीं कैद कर दिया गया। अब अगर आप बीजेपी लीडर्स गवर्नमेंट में देखेंगे तो आप देखेंगे क्या हाल है आज की तारीख में गडकरी का। कहाँ 5 मंत्रालय थे, कहाँ 1 मंत्रालय है। पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हर जगह से ड्रॉप कर दिया। वही हाल शिवराज सिंह का है। राजनाथ किसी तरह से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, चलती उनकी भी नहीं है। और शिवराज सिंह का आपने हाल देखा, सबसे सक्सेसफुल आप चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं, जो बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को निकाल के लाए थे, आप देख रहे हैं। वसुंधरा राजे, उन सबका तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ, रमन सिंह का। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अपने ताकत से जीते उत्तर प्रदेश को, और आप कह सकते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह नहीं मिली, क्योंकि अमित शाह का तो हाल ये है कि योगी के जो खास IAS अधिकारी उनका एक्सटेंशन तक नहीं देते, DGP को भी कंफर्म नहीं करते। ये हाल है, ये अदावत का। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, शाह वर्सेस योगी। अब अगर RSS की बात करें तो RSS में मैंने आपको बताया ही, मोहन भागवत जी का आपने हाल प्रसून जी से सुना, और आपने अरुण कुमार जी जो संपर्क सूत्र हैं, जो दूत हैं सरकार में RSS के, उनका हाल भी आपने सुन लिया। दत्तात्रेय हौस बोले थोड़ा बहुत मोदी जी से इनके क्लोजनेस थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है। और दत्तात्रेय हौस बोले जो नंबर 2 हैं RSS के, और मोहन भागवत ये अब दौरा ही करते हैं और छोटे छोटे ज़िलों में आप इनको देख सकते हैं। सरकार में जो एक्सेस है वो ऐसा है नहीं। बीजेपी काडर की अगर हम बात करें या फिर हम सपोर्ट ग्रुप्स की बात करें, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं, कोई एक्सेस नहीं। जो भी व्यक्ति गुजरात लॉबी के करीब चला गया, जिसको भी आशीर्वाद मिल गया, उसकी किस्मत महीनों के अंदर बदल जाती है। लेकिन जो हार्डकोर काडर लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, लाठियां खाई हैं UPA की सरकार में, कोई सुनने वाला नहीं। तो सपोर्ट ग्रुप और बीजेपी काडर, भले ही आप फॉलोअर कह सकते हैं, मोदी जी की जीत पर उनको फक्र हो सकता है, लेकिन उनके दिल में आज भी अटल बिहारी वाजपेयी बसते हैं, ये फैक्ट है। फिर आप डिसिडेंट्स को देख लीजिए, और डिसिडेंट्स में भी लंबी कतार है। कुछ चंद नाम जैसे वरुण गांधी साहब अक्सर ट्वीट करते रहते हैं, मेनका गांधी हैं, काबिल नेता थी, किनारे कर दी गई। उमा भारती कभी फेस हुआ करती थी, प्रतीक हुआ करती थी हिंदुत्व का, मोदी जी को उनसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता था, आज सोचिए कहाँ है। सुब्रमण्यम स्वामी हार्वर्ड के पढ़े हैं, और उनके सपने भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने उसी गोदाम में, बर्फ़ के गोदाम में लगा दिए हैं। तो डिसिडेंट्स का भी हाल बुरा है। लेकिन ये करें तो क्या करें, इस जीत के आगे क्या करें, क्योंकि कहीं कहीं बीच बीच में मोदी जी RSS का थोड़ा बहुत एजेंडा जो है उसको परसू कर देते, मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, लेकिन उसके पीछे चाबी जो है इस मुल्क की, जो सिस्टम है, वो मोदी सिस्टम है, मोदी व्यवस्था है। अब दोस्तों, राहुल गांधी की कुछ करीबी जो लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई, कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर से बात हुई। राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी है वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उनकी अप्रोच गलत नहीं है, स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है। अब दोस्तों, तय तो राहुल गांधी को ही करना है कि क्या पूरे इकोसिस्टम से, हिंदुत्व बीजेपी इकोसिस्टम से लड़ा जाए, या फिर ये जो लॉबी है, जो चंद लोग हैं, इनको टारगेट किया जाए, जिनके मुखालिफ बीजेपी में, ऑर्गेनाइजेशन में असंतोष पनप रहा है। ये उनको तय करना होगा। और विचारधारा की जहाँ तक लड़ाई है, मैंने पहले भी कहा, एक लंबी लड़ाई है। आप जनता की मनोस्थिति बदलने के लिए जा रहे हैं।
जनता की मनोस्थिति, जो हिंदू मेजॉरिटी है उनकी मनोस्थिति, माइंडसेट बदलने के लिए आपको दशकों लगेंगे। एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। अब वैसे तो बहुत अच्छा लगता है थ्योरी के तौर पे, प्रैक्टिकली 2 साल में 3 साल में पॉसिबल नहीं है। तो तय राहुल गांधी को करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा में उनको पल्स लेनी पड़ेगी हिंदू मेजॉरिटी की, कि पल्स क्या है। क्या लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, या विचारधारा से परेशान हैं, ये भी तय करना होगा। और ये भी तय करना होगा कि क्या अहंकारी राजा और उसके वजीर से लड़ा जाए या फिर पूरी फौज से लड़ा जाए। ये डिसाइड करना है उनको, अहंकारी राजा और उसका वजीर या फिर पूरी फौज, और एक ऐसी फौज जिसमें कहीं ना कहीं बगावत भी हो रही हो। तो आप फौज से लड़कर पूरी फौज को यूनाइट करना चाहते हैं या फिर सिंगल आउट करना चाहते हैं वजीर को। स्ट्रैटेजी सोचनी होगी, भीतर तक जाना होगा, क्योंकि वक्त कम है। बहरहाल ये आज का वीडियो था, और इस वीडियो में मैंने कोशिश करी, कई पत्रकारों से बात करी, संपादक से बात करी, कांग्रेस के जो भीतर के लोग हैं जो राहुल गांधी को जानते हैं उनसे बात करी, उनसे समझने की कोशिश करी। और मुझे लगा कि राहुल गांधी आदमी नेक हैं, बोल्ड हैं, भ्रष्टाचार पर खुलकर वार करते हैं, सादगी भी है उनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल जाता है। और आज के दौर में एक सर्जरी चाहिए, क्योंकि समय इतना कम है। और देश अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, क्रोनी कैपिटलिज्म की तरह चंद लोगों के हाथ में अगर देश रहा, तो खुदा ना खास्ता 24 के बाद क्या होगा वो शायद गांधी साहब को भी नहीं मालूम, राहुल गांधी जी को भी। और हो सकता है कि वो बहुत से विपक्ष के जो नई उम्र के नेता हैं, इनको भी उस बात का इल्म ना हो, उस बात को ये समझ ना पा रहे हो कि 2024 के बाद क्या होने जा रहा है। इसलिए तय राहुल गांधी को करना है कि इस वक्त आपको पूरे इकोसिस्टम से लड़ना है या फिर उस लॉबी पर अटैक करना है जो मुट्ठी भर की लॉबी है, जिससे उन्हीं के लोग त्रस्त हैं। अब ये सवाल मैं आप पर भी छोड़ता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आपके उत्तर मैं ज़रूर पढ़ूँगा, बात सही कि नहीं। और जो मैं कह रहा हूँ, दरअसल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, जो जिनसे मैं बात करता हूँ, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो बड़े पत्रकार हों, इन लोगों का भी यही मानना है कि इस वक्त जो लड़ाई है कहीं ना कहीं वो डेविएट कर रही है, फोकस्ड नहीं है। फोकस लाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मैं कह रहा हूँ कि 2024 में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। बहरहाल ये आज का वीडियो था। क्या कमियां रह गई, क्या खामियां रह गई और क्या खूबियां थी, सब कुछ मैं जानना चाहूँगा। और इसके अलहदा कोई और सप्लीमेंट्री वीडियो इसी से जुड़ा अगर आप देखना चाहते हैं, उसको भी आप ज़रूर लिखें, बताएं मुझे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वो वीडियो बनाता हूं जो गोदी मीडिया में, गोदी अखबारों में जिनका जिक्र नहीं होता, जहां बहस ही नहीं होती है, जहां पर सरकार के भीतर क्या हो रहा है उसकी सही तस्वीर आपको नहीं दिखाई जाती। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, सेंड करिए व्हाट्सएप पे, अलग अलग माध्यम पे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन अगर आपने क्लिक नहीं किया तो उसको भी क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो, और एक नई वीडियो के साथ जल्द मैं आपसे मिलूँगा। नमस्कार।